ग्रुप में दे रहे हैं ना। गुड मॉर्निंग सर। पीने लगा, हेडफोन्स लगाने दो। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सुप्रभात गुरुजी। मॉर्निंग गुड मॉर्निंग सर। सर। इसमें सारे बच्चे पुराने ही हैं, कोई नया बच्चा जुटा है इसमें? कोई नया बच्चा? गुड मॉर्निंग सर। सर पुराने ही है। गुड अब मॉर्निंग। पूरा नहीं सर। सारे बच्चे पुराने हैं? पुराने ही है सर। यस सर। नो सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो क्या पढ़ाने को आए थे? अर्थ के हाँ चलिए डलता है। ये हमें सारे बच्चे जुट गए, अभी जुट रहे हैं। उपसर्ग तो पढ़ा क्या चुके हैं। पढ़ाएंगे सर? उपसर्ग तो पढ़ा चुके हैं। क्या पढ़ाएंगे? आज पढ़ा दे रहे हैं ग्रामर। क्या ग्रामर पढ़ाएंगे। तो वीडियो कर कहाँ है कि रोज बताना पड़ा सभी ऐसे हैं। वाक्य संरचना को हम आज पढ़ें। अरे म्यूट हो जाओ सब पढ़ सारे। चुके हैं सारे बच्चे। म्यूट हो, बाद में बात करूंगा। कौन सा सब्जेक्ट? चलो वाक्य संरचना पढ़ें। व्याकरण। कक्षा 9। अरे माइक बंद करो, किसी का माइक से गाना की आवाज आ रही है। बेटा ये थोड़ा सारे बच्चों को बंद कर दो, बंद कर दो, कोई उसी में गाना बजा रहा है। नहीं यार। आज हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर वाक्य के भेद। अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य की भेद। तो सबसे पहले जानेंगे कि वाक्य होता क्या है। तो वाक्य हम उसे कहेंगे जो व्यवस्थित पदों का वह समूह जो पूर्ण रूप से अर्थ देने में सक्षम होता है। पूर्ण रूप से अर्थ देने में सक्षम होता है, उसे वाक्य कहते हैं। यानी व्यवस्थित पदों का वह समूह जो संपूर्ण रूप से अर्थ देने में सक्षम होता है, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है। और इसी वाक्य को हम दो भागों में पढ़ते हैं, एक उद्देश्य के रूप में और दूसरा विधेय के रूप में जानते हैं। इसी वाक्य को उद्देश्य के रूप में और दूसरा विधेय के रूप में जानते हैं, जिसके बारे में
जो कुछ कहा जाता है वह क्या होता है? विधेय कहलाता है। और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाए वह विधेय होता है, जिसके बारे में कहा जाए वह उद्देश्य होता है। और जिसके बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। इसके दो अंग हो गए, उद्देश्य और विधेय। जैसे मैंने लिख दिया राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, राम पुस्तक पढ़ता है। ये राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। और कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाए वह क्या हो गया? विधेय हो गया। वह क्या हो गया? विधेय। यानी कर्ता के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। और कर्ता क्या कहलाता है? उद्देश्य कहलाता है। इसमें इसके पूरक भी जो कुछ शब्द आते हैं जो उद्देश्य कहलाते हैं, जैसे राम का भाई श्याम। मैंने लिख दिया कि राम का भाई श्याम। राम का भाई श्याम पुस्तक पढ़ता है। राम का भाई श्याम पुस्तक पढ़ता है। तो ये राम का भाई श्याम क्या हो गया? उद्देश्य हो गया। ये सारे कर्ता हो गए और पुस्तक पढ़ता है क्या हो गया? विधेय हो गया। पिछले कक्षा में हम इसको बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं। जब वाक्य संरचना पढ़ा रहे होंगे तो उद्देश्य के बारे में जो कहा गया कथन होता है वही क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। अब यहां कर्ता का विस्तारक जो होता है, जो कर्ता का विस्तारक होता है, ये कर्ता का कर्ता कौन है? यहां श्याम। यहां कर्ता कौन है? श्याम। और इसका जो विस्तारक है किसका भाई है? तो राम का भाई है। ये कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य में गिना जाता है। यानी ये हो गया कर्ता। यहां से यहां तक क्या हो गया? राम क्या हो गया? यहां कर्ता का विस्तारक हो गया। कर्ता का विस्तारक हो गया। विस्तारक यानी कर्ता का जो विस्तारक होता है वह भी किस में गिना जाता है? उद्देश्य में गिना जाता है। उद्देश्य में गिना जाता है। नोट कर लो, नहीं उसमें बुक में नहीं मिल पाएगा, इतना अच्छाई से नहीं मिल पाएगा, तो इसको ध्यान से नोट कर लो बेटा। इसे बैठने से कोई फायदा है? नोट कर लो। ये बुक में जो होते रह जाओगे नहीं मिलेगा। बुक में ऐसे इसको इस तरह नोट कर सकते हैं। सारे बच्चे ध्यान से सुने, सारे बच्चे नोट करते जाएं। कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक भी उद्देश्य कहलाता है। नोट करें, कर्ता प्लस कर्ता का विस्तारक, विस्तारक भी उद्देश्य कहलाता है। उद्देश्य कहलाता है। तो भ्रमित हो जाओगे। उसी तरह कर्म का भी विस्तारक होता है। जिस तरह कर्ता का विस्तारक होता है उसी तरह कर्म का भी विस्तारक होता है। उसी तरह क्रिया का भी विस्तारक होता है। नोट कर, सारे बच्चे नोट करें। अभी कर्ता का भी विस्तारक बताएंगे, क्रिया का भी विस्तारक बताएंगे, ताकि मेरे बच्चे उद्देश्य और विधेय में भ्रमित न हो।
हो गया। जिसे मैंने लिख दिया, एक शब्द मैंने लिख दिया, राम का भाई, राम का भाई श्याम धार्मिक पुस्तकें, धार्मिक पुस्तकें धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा। राम का भाई श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है। नोट करो, ज्यादा पढ़ता है। ये बेटा ये कट रहा है, कहाँ से जुटेगा? ज्यादा पढ़ता है। चलो ठीक है, हाँ यहाँ यहाँ नोट कर लो। राम का भाई श्याम धार्मिक पुस्तकें ज्यादा पढ़ता है, ज्यादा पढ़ता है। अब इसमें हम देखेंगे कि राम का भाई जो श्याम है, ये श्याम क्या है? कर्ता है। और ये क्या है? कर्ता का विस्तारक है, कर्ता का विस्तारक है। ये पुस्तकें क्या है? विधेय है, यानी कर्म है। और यह क्या हो गया? कर्म हो गया। कर्म का विस्तारक क्या हो गया? ये धार्मिक हो गया, विस्तारक हो गया धार्मिक। पढ़ना क्या है? यह क्रिया है। और क्रिया का विस्तारक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। क्रिया का विस्तारक क्या हो गया? ज्यादा हो गया। यानी इससे हमें यह बोध होता है कि कर्ता का भी विस्तारक होता है, जिसे हम उद्देश्य में गिनते हैं। कर्म का भी विस्तारक होता है, क्रिया का भी विस्तारक होता है। ये सारे चीज विधेय में गिने जाएंगे, विधेय में गिने जाएंगे। ये सारी चीज किस में गिने जाएंगे? उद्देश्य में गिने जाएंगे, उद्देश्य में भी गिने जाएंगे। यानी कर्ता का विस्तारक कितना भी आ जाए, राम श्याम मोहन और इसके आगे जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं है, वह उद्देश्य में ही गिना जाएगा। और यदि कर्ता प्लस क्रिया का कितना भी विस्तारक आ जाए, वह विधेय में ही गिना जाएगा। बड़ा कितना भी शब्द हो, बड़ा शब्द से हमें नहीं घबराना है, केवल ये ध्यान देना है कि कौन किसका विस्तारक है। यदि कर्ता का विस्तारक जितना भी आ जाए, उसे हम उद्देश्य में गिनेंगे। और कर्ता के बारे में जो कथन कहा जाए, जो कुछ कथन कहा जाए, वह क्यों न विस्तारक के रूप में कहा जाए, वो सारा चीज क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। इतनी बात समझ में आ गया? अब हम देखेंगे कि अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर वाक्य के कितने भेद होते हैं। तो अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं। कितने भेद हो गए? 8 भेद हो गए। पहला तो विधानवाचक वाक्य, पहला विधानवाचक वाक्य। मेरे साथ मेरे बच्चे नोट करते जाएं। विधानवाचक वाक्य। दूसरा निषेधात्मक वाक्य। मेरे साथ नोट करते जाओ। दूसरा
निषेधात्मक या निषेधवाचक, दो तरह से लिखेंगे, विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य। तीसरा प्रश्नवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य। चौथा संकेतवाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य। पांचवा संदेहवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य। छठवां इच्छावाचक, इच्छावाचक, इच्छावाचक वाक्य। और सातवां आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य। और अंतिम है विस्मयवाचक, विस्मयवाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य। विधानवाचक वाक्य की परिभाषा हम ध्यान से सुनेंगे तो विधानवाचक वाक्य में क्रिया के होने का बोध होता है। किसके होने का बोध होता है? क्रिया के होने की स्थिति का हम क्या करते हैं? होने की स्थिति का पता लगाते हैं। होने की स्थिति कैसी है, उसकी अवस्था कैसी है। अर्थात हम कह सकते हैं कि विधानवाचक वाक्य में एक ही कर्ता, एक ही क्रिया होती है। यानी क्रिया के करने या होने की स्थिति को ही हम क्या कहते हैं? विधानवाचक वाक्य कहते हैं। इसको हम एक और नाम दे सकते हैं, सामान्य या साधारण वाक्य। साधारण वाक्य या सामान्य वाक्य, जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो। जिसमें एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, वह साधारण वाक्य के नाम से भी विधानवाचक को हम जान सकते हैं। केवल इसमें क्रिया के होने का बोध होता है। जैसे जैसे सदा सत्य बोलो, सदा सत्य बोलो, इसमें एक ही क्रिया है, एक ही क्रिया है। अब दिल्ली जो है भारत की राजधानी है। दिल्ली भारत की राजधानी है। अब ऐसे शब्द आ जाएं, जैसे कह दें कि सूर्य पूरब के तरफ निकलता है, सूर्य पूरब के तरफ निकलता है। एक ही कर्ता हो, एक ही क्रिया, यानी क्रिया के होने का बोध हो, क्रिया के होने का बोध हो तो क्या कहलाएगा? विधानवाचक। विधानवाचक वाक्य वे कहलाते हैं जिसमें क्रिया के करने अथवा होने का बोध होता हो, उसे हम विधानवाचक वाक्य कहते हैं या साधारण वाक्य कहते हैं, जिसमें क्रिया के होने का बोध हो। वाक्य कितना भी बड़ा हो, लेकिन यदि उसमें एक कर्ता है और एक क्रिया के होने का बोध कराता है तो वहाँ विधानवाचक वाक्य होता है। जैसे याद रखें कि राम तेरी महिमा है न्यारी, राम तेरी लीला है प्यारी। यदि मैं इस तरह का भी वाक्य बोलता हूँ तो एक ही क्रिया के होने का
एक ही कर्ता के होने का बोध होता है। वाक्य कितना भी बड़ा हो, यहां से बलिया तक का वाक्य आप बना लें, उसमें यदि केवल एक कर्ता हो, एक क्रिया हो, तो वह विधानवाचक वाक्य कहलाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई। राम तेरी लीला है न्यारी, राम तेरी महिमा है प्यारी, बहुत बड़ा वाक्य है, लेकिन इसमें एक कर्ता है, एक क्रिया है। यदि इस किसी भी वाक्य में एक कर्ता एक क्रिया का होने की स्थिति का बोध होता हो, वह कौन सा वाक्य कहलाएगा? विधानवाचक। ठीक है, क्रिया के होने का बोध, नोट कर लो, क्रिया के होने का बोध हो, एक ही क्रिया के होने का बोध हो, केवल एक क्रिया, यानी इसमें क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति का बोध होता है। स्पष्ट हो गया? मेरे प्यारे बच्चों, सारे बच्चे, कुछ अभिव्यक्ति बोलकर की जाती है, मैं बोलकर प्रयास कर रहा हूं कि मेरे सारे बच्चे लिख रहे होंगे। सारे बच्चे लिख लें, नोट कर लें कि विधानवाचक वाक्य वे कहलाते हैं जिनमें क्रिया के करने अथवा होने की स्थिति अथवा अवस्था का बोध कराते हैं, वे विधानवाचक वाक्य कहलाते हैं। जैसे सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पश्चिम में डूबता है, एक क्रिया का बोध हो रहा है। ठीक है, आगे चलें। निषेधवाचक वाक्य, पहला वाक्य हो गया, समझ गए। दूसरा हम पढ़ेंगे निषेधवाचक वाक्य। निषेधवाचक वाक्य किसे कहते हैं? जिस वाक्य में क्रिया के नो अर्थ को करने का बोध हो। नो अर्थ माने नहीं का बोध हो, नकारात्मक बोध हो। यानी जिस वाक्य में क्रिया के नकारात्मक अर्थ करने का बोध कराता है, न करने का बोध कराता है, निषेधात्मक बोध कराता है, उन्हें निषेध या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। इसको भी देखो, निषेध या नकारात्मक वाक्य, क्वेश्चन में लिख लो, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक वाक्य, नकारात्मक, नकारात्मक वाक्य, ना नहीं, नकारात्मक वाक्य। और इसको भी साधारण वाक्य, साधारण, साधारण वाक्य, दो नाम से भी जान जाएंगे। ये नकारात्मक, इसमें क्रिया के होने का बोध कराया जाता है, इसमें क्रिया के न होने का बोध कराया जाता है। क्या होता है? क्रिया के न होने का बोध कराया जाता है। दोनों में अंतर समझ जाएं। विधानवाचक वाक्य में क्रिया के होने स्थिति का बोध कराया जाता है अथवा उसकी अवस्था का बोध कराया जाता है, और निषेध वाक्य में क्या होता है? नकारात्मक, न होने का बोध कराया जाता है। जैसे विदिशा बाजार नहीं गई, अमन स्वस्थ नहीं है, अमन स्वस्थ नहीं है। आज बाहर घूमने मत जाओ, किसका बोध करा रहा है? निषेध का बोध करा रहा है। बात समझ में आ रही है? हम कहना क्या चाह रहे हैं? आज मुझे पाठ याद नहीं करना है, क्या हो गया? निषेध का बोध कराता है। यानी मेरे साथ इसकी भी परिभाषा सारे बच्चे लिख लें। जिन वाक्यों में क्रिया के, लिखो, जिन वाक्यों में क्रिया के, जिन वाक्यों में क्रिया के नो अर्थ को कराने का बोध होता है, नो अर्थ को कराने या निषेध कराने का बोध होता है, उन्हें निषेधवाचक या नकारात्मक वाक्य कहते हैं। जैसे अमन स्वस्थ नहीं है, सुमन बाजार नहीं गई, जहां निषेध का बोध होता हो। ठीक है,
दोनों चीज समझ में आ रही है? पहला में क्या होगा? क्रिया के होने की स्थिति का बोध होगा। निषेध में क्या होगा? नकारात्मक। जैसे नहीं नहीं, कभी नहीं, अभी नहीं, नहीं का बोध हो, ठीक है। अभी नहीं, कभी नहीं, अभी अभी नहीं, नहीं का बोध हो, उसे निषेधात्मक वाक्य कहते हैं, ठीक है। याद रहेगा। ये बोल इसलिए दे रहे हैं कि ये मेरी लाइन याद रहेगी तो आप समझ जाएंगे कि यह किस वाक्य का उदाहरण है। आगे देखें, प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य जिस वाक्य से प्रश्न करने अथवा पूछने का बोध होता है। नोट करो, नोट करें सारे बच्चे, इसकी परिभाषा नोट करें। प्रश्नवाचक जिन वाक्यों में प्रश्न करने अथवा पूछने का बोध हो, प्रश्न करने अथवा पूछने का बोध हो, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं, उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। और बहुत महत्वपूर्ण चीज कि इसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगेगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह लगता कैसे है, ये ध्यान दें। प्रश्नवाचक चिन्ह लगता कैसे है? ठीक है, यानी जिन वाक्यों में प्रश्न करने अथवा पूछने का बोध होता है, जैसे स्टैंड अप, तुम्हारा नाम क्या है? आदर्श। वक्ता क्या किया? प्रश्न पूछा, श्रोता उसका जवाब दिया। श्रोता क्या करता है? उसका जवाब देता है। यानी हमने प्रश्न पूछा, उधर से क्या मिला? जवाब मिला। अर्थात प्रश्न पूछने का, जैसे तुम कब पढ़ोगे, तुम कब पढ़ोगे, आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। समझो यह प्रश्नवाचक वाक्य है। आज तुम उदास क्यों हो, किस तरह का वाक्य हो? प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता है, श्रोता वक्ता को जवाब देता है। जैसे तुम्हारा नाम क्या है, मैंने पूछा अभी नाम, तुमने नाम बताया आदर्श। तो एक लाइन इसके साथ याद रखना, ये ट्रिक भी याद रहेगी कि प्रश्नवाचक वाक्य होते कैसे हैं। कि तुम्हारा नाम क्या है? प्रेम कुमारी। कहाँ तुम रहती हो? प्रेम नगर में। प्रेम नगर में प्रेम गली के प्रेम होटल के पीछे। तुम्हारा नाम क्या है? यहाँ वक्ता श्रोता से प्रश्न पूछता है और श्रोता वक्ता को जवाब देता है, वहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। मेरा पूरा विश्वास है मेरे बच्चे प्रश्नवाचक वाक्य को समझ गए होंगे, ठीक है। आगे देखें, संकेतवाचक। जिस वाक्य में, नोट करें सारे बच्चे, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, जिस वाक्य में एक क्रिया का होना, एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, या किसी शर्त की पूर्ति की चर्चा हो, या किसी शर्त को पूरा किया जा रहा हो, वहां संकेतवाचक वाक्य होता है। किसी शर्त की पूर्ति की चर्चा हो, वहां संकेतवाचक वाक्य कहा जाता है। दूसरी क्रिया पर आश्रित हो या किसी शर्त की पूर्ति की चर्चा की जाती हो, चर्चा हो, वहां संदेहवाचक वाक्य होता है। जैसे तुम
पढ़ते तो परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते या परीक्षा में अच्छा अंक पाते। इस पर एक क्रिया दूसरी क्रिया पर निर्भर है कि नहीं है? यदि तुम पढ़ते तो एक क्रिया हो गई, और दूसरी क्रिया कि अच्छे अंक पाते। दोनों क्रिया एक दूसरे पर क्या है? आश्रित है। यदि ऐसा वाक्य आ जाए तो कौन सा वाक्य होगा? संकेतवाचक। जैसे यदि तुम मास्क लगाते तो क्या होता? कोरोना नहीं पकड़ता। क्या होता? रोग नहीं आता, कोरोना संक्रमित नहीं होते, या कोरोना नहीं होता, नहीं आता। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या है? आश्रित है। और शर्त है, यदि तुम मास्क लगाते, एक शर्त भी है, यदि मास्क लगाते तो कोरोना संक्रमित नहीं होते। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होती है? आश्रित होती है। वहां संकेतवाचक। समझ में आ गया? खाना खाए होते तो, पूरा करो वाक्य। खाना, यदि तुम खाना खाए होते तो भूख नहीं लगती। खूब अच्छे से बना सकते हो, भूख नहीं लगती। ठीक है? खिलाड़ी अच्छा खेलते तो, वाक्य पूरा करो। खिलाड़ी अच्छा खेलते तो, दूसरी क्रिया जोड़ो जो इस पर आश्रित हो। खिलाड़ी अच्छा खेलते तो विश्व कप जीत जाते। खिलाड़ी अच्छा खेलते तो विश्व कप जीत जाते। एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या हो गई? बात समझ में आ रही है? दिमाग तो कुछ प्रयोग करो। तुरंत इतना मेहनत करने के बाद भी इतना समय लगेगा बताने में? हा? ठीक है, ये समझ में आ गया। अगला संदेहवाचक। देखो तो बेटा, समाप्त नहीं हो गया। खोलो तो, सब बच्चों को जोड़ो तो। चलो, जब नहीं जान रहे हो तो देखें मेरे बच्चे क्या हल किए, क्या कर रहे हैं। निषेधवाचक सर और बताइए। निषेधवाचक वाक्य का निषेधवाचक। हाँ बोलो, कुछ तो बताएं। अरे निषेधवाचक निषेधवाचक वाक्य अभी तुम लोग समझ नहीं पाए। फिर से सुन लो, इसकी परिभाषा लिखो। जिन वाक्यों में क्रिया के 9 अर्थ करने का बोध होता है, निषेध का बोध होता हो, नकारात्मक बोध होता हो, वहां निषेधवाचक वाक्य होता है। ठीक है? फिर से दोहरान कर दे रहे हैं, फिर से सुन लो। क्या ध्यान से मनोयोग से नहीं सुनोगे तो समझ में नहीं आएगा। बहुत बारीक चीज है। विधानवाचक वाक्य में एक क्रिया के होने की स्थिति का बोध होता है। निषेध वाक्य में निषेध का यानी न होने का बोध होता है। प्रश्न में नकारात्मक या नकारात्मक, हाँ, प्रश्न पूछने का बोध होता है। प्रश्न और पूछने या संकेत में एक क्रिया दूसरे क्रिया पर आश्रित होती है, अर्थात आश्रित होती है। पूर्ति की चर्चा कराती है। और संदेह वाक्य में क्या होता है? जिस वाक्य में संदेह या संभावना दिखाई देती है। नोट करो, जिस वाक्य में
नोट करें मेरे बच्चे। सर संभावना दिखाई देती है। हाँ, में जिस वाक्य जिस में वाक्य में संदेह या संभावना दिखाई देती है वहाँ संदेह या संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। संभावना संभावना दिखाई देती है। दिखाई देती जैसे सर उसे संदेहवाचक कहेंगे बेटा। संदेहवाचक। हाँ, जिस वाक्य सर, में थोड़ा गाना संदेह बताइए। या संभावना दिखाई देती है उसे संदेहवाचक वाक्य कहते हैं। बहुत छोटी परिभाषा बोल रहा हूँ। सर गाना बताइए। सर एक बार गाना बताइए। नहीं बेटा, क्लास रहता तो गाना गाकर बताते। क्लास और तो नहीं है, पूछिए। ऑनलाइन है। प्लीज सर थोड़ा सा ही बता दीजिए सर। सर गाना सर प्लीज सर घर पे गाना सुन लेना। बता दीजिए बच्चों के लिए सर। प्लीज सर गाइए सर। जहाँ संदेह हो जाए, जैसे या सर एक बार। शायद मेरी शादी का ख्याल दिल में आया है, इसीलिए अमन ने मुझे चाय पर बुलाया है। समझ में आ गया? यस सर। समझ में आ गया? यहाँ जहाँ संदेह हो जाए, ठीक है, शायद जैसे शब्द का प्रयोग हो जाएगा। क्योंकि यह लाइन याद रखना शायद आपको। एक बार और बताइए सर। नहीं बेटा, बार बार ना सुनो, परिभाषा समझो, परिभाषा समझो। नहीं है सर, एक बार और। मैं भी शायद जीत जाऊं। मैं भी शायद। वाह सर, क्या बात है। लौजी शायद गाना सुनना चाहता है। क्या? पिताजी का तबादला शायद मई में हो जाए।